नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है और सबसे प्रतिष्ठापरक चुनाव उत्तर प्रदेश में, जहां 80 सीटें एक साथ दांव पर हैं और सभी राजनीतिक दलों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश की हुकूमत में वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी, ये तय उत्तर प्रदेश करेगा। विपक्ष का क्या हश्र होगा, विपक्ष जीतेगा कि हारेगा, दिल्ली में खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, ये तय उत्तर प्रदेश करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ उठने वाले मुद्दे पूरे देश में बहुत प्रभावकारी भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सामान्यतः चुनाव होने चाहिए शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्या पर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात होनी चाहिए और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके, इस चीज़ों को मुद्दा होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या होता है? हिंदू मुसलमान। उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या पाकिस्तान है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या कैराना का पलायन है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या आतंकवाद का मुद्दा है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या किसी धर्म, पंथ, मजहब, जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा है? या उत्तर प्रदेश में कम्युनली डिवाइडेड जो यहाँ के वोटर्स हैं वो कोई मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में क्या होगा इस बार? अब जब वोटिंग के महज 7 दिन बचे हैं, ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है, ये समझना इस बार थोड़ा कठिन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है। उस कैंपेन के जरिए बीजेपी अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या वो मुद्दे जनता के बीच काम कर रहे हैं? क्या उन मुद्दों पर जनता का कोई प्रभाव है? या जनता के बीच वो मुद्दे कोई प्रभावकारी भूमिका निभा रहे हैं? या जनता के लिए आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेहतर फैसिलिटीज़ ये कोई मुद्दा है इस बार? तो क्या होगा? अब जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, बीजेपी कुछ दिन में अपना घोषणा पत्र लाने जा रही है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एजेंडा अभी घोषणा पत्र तय नहीं है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या होंगे? क्या चुनावी सामान इस बार फिर हिंदू और मुसलमान बनेगा, या फिर वास्तविक जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी कोई मुद्दा बनेगी, नोटबंदी कोई मुद्दा बनेगी, जीएसटी कोई मुद्दा बनेगा इस बार? ये सब बड़े प्रश्न हैं। क्या इनके आधार पर मतदाता वोट करेगा, या मतदाता अपने पुराने बिहेवियरल पैटर्न के चलते वैसे ही वोटिंग करेगा जैसे कि वो 2007, 2009, 2012, 2014, 2017 में करता आया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 2007 से लेके आप 17 तक का अगर उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का बिहेवियर पैटर्न देखिए, तो यहाँ मुद्दों के आधार पर वोटिंग कम हुई है, यहाँ सेंटीमेंट्स के आधार पर वोटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा है। इस बार सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा, ये हमेशा से बहुत प्रभावकारी रहा है। तो इस बार क्या कोई अंडर करंट है, या इस बार जनता वाकई तय करके बैठी हुई है कि उसके मुद्दे क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टी के थोपे हुए मुद्दे क्या इस बार पब्लिक ले नहीं रही है, या पब्लिक इस बार कुछ निर्णायक मूड में है? क्या करने वाली है? हम आज इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि पहले 2 चरण के में 16 सीटें दांव पर लगी हुई हैं और यहाँ होने वाला मतदान तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के बचे हुए 5 चरणों में वोटिंग पैटर्न क्या होगा। लिहाजा 11 तारीख का मतदान बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही समझने वाला होगा कि उत्तर प्रदेश किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहा है और उसने क्या कुछ तय किया है। तो आज हमारी डिबेट का एक प्रमुख विषय है और मैंने तमाम खास मेहमानों को, चुनिंदा मेहमानों को आज की डिबेट में आमंत्रित किया है, ताकि हम जन सरोकार के वास्तविक मुद्दों की चर्चा कर सकें और उन्हें समझ सकें कि जनता के बीच वाकई मुद्दे क्या हैं और किन आधार पर वोट डाले जाने चाहिए। संजय राय बीजेपी से हैं मेरे साथ, अनूप पटेल कांग्रेस से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, रामेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार मुझे डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी से, ओपी यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतीन खान बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक हैं, और थोड़ी देर में एएमआईएम से असीम वकार और डॉक्टर नीरज सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। संजय राय जी, आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
जबरदस्ती जनता के बीच सांप्रदायिक मुद्दों को उछालती है ताकि लोगों की भावनाओं को भुनाकर आप उसको वोट में तब्दील कर सकें। गो एहेड। ब्रजेश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने उसके पहले उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और उसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास देश में बनाए करोड़ों संख्या में, किसानों को फसल का 1.5 दाम दिए, आयुष्मान भारत में जो है 5 लाख एक व्यक्ति एक परिवार को 5 लाख का बीमा दिए, और इसमें जो है कि 20 करोड़ से अधिक परिवार आते हैं। उज्ज्वला का कनेक्शन दिए, जो है फ्री में कनेक्शन दिए 7 करोड़ से अधिक महिलाओं को। स्वच्छता के कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय दिए, देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। और इसी के साथ उसके हिसाब से नहीं मांग रहे हैं ना? इसी के नहीं, हम बिल्कुल उसी के हिसाब से हैं, बल्कि उसके हिसाब से कौन नहीं है। आपने वोट किसके हिसाब से मांगा? उसके हिसाब से आपने आतंकवाद पर वोट मांगा। मैं बता रहा हूं। आपने हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहे हैं, आप कैराना के पलायन पर वहां वोट मांग रहे हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो इसी पर मांग रहे हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस का कल घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में 2 पक्ष है। एक पक्ष है कि गरीबी हम हटाएंगे, जो इंदिरा जी हटा रही थी, जो राजीव जी हटा रहे थे, जो मनमोहन सिंह हटा रहे थे, नहीं हटा पाए। और दूसरा पक्ष बड़ा गंभीर है, जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस के कल घोषणा पत्र से निकला है। अगर आप कह देंगे कि हम अनुच्छेद 124A हटाएंगे, अगर आप कहेंगे कि श्रीनगर में हम जो है कि वहां मिलिट्री को हटा के बॉर्डर पर कर देंगे और पैरामिलिट्री फोर्स को हटा लेंगे, अगर आप कहेंगे कि हम अलगाववादियों से बिना शर्त बात करने लगेंगे, अगर आप कह देंगे कि देश में देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे, तो इसका मतलब कि उस मुद्दे पे कांग्रेस रहना चाहती है। हिंदू मुस्लिम या केवल कांग्रेस, सपा बसपा का जो यूपी मोदी जी का आपने बयान सुना था ना, उन्होंने क्या कहा था? हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। हाँ, किसने उन्होंने अपने भाषण में 13 बार ये बात कही। इसलिए कहा आपको हिंदू आतंकवाद शब्द जैसे इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। हाँ, अब सुन लीजिए। आप ये बताइए कि 5 साल में ये हम 1 मिनट सवाल सुनिए, ये 5 साल हमने काम की सरकार चलाई, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, कृपया आप इन पर मतदान करें और हमें दोबारा चुने। आप क्यों चाहते हैं कि आप इन सब मसलों पर आए? बिल्कुल इसलिए उस पे आए कि जब यूपीए की सरकार थी तो इन लोगों ने कहा है कि जो है पाकिस्तान के 2 संगठनों का नाम लिया है, आतंकवादी संगठनों का। कहा उससे ज्यादा खतरा तो इस देश को हिंदू आतंकवाद से है। और इन लोगों ने जिनको जेल भेजा, वो सीबीआई कोर्ट में ट्रायल हुआ और वो लोग छूटे हैं। वो मुद्दे इन लोगों ने दिया है, क्योंकि असीमानंद छूटे हैं, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर छूटे हैं। उस वक्त एक भी प्रूफ ये लोग नहीं ला पाए। मैं आपका ज्ञानवर्धन करूं, एक सेकंड सुने। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुई असीमानंद वाली, प्रज्ञा ठाकुर वाली, उस वक्त भारत का गृह सचिव जानते हैं कौन था? आर.के. सिंह थे। और आर.के. सिंह ने स्वयं मीडिया में ये बयान दिया था, अभी रामेश्वर पांडे तस्दीक करेंगे, कि आरएसएस इन घटनाओं में सम्मिलित है, हमको लिंक्स मिले हैं, हम जांच कर रहे हैं। वही आर.के. सिंह आज आपकी सरकार में मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और उसी आर.के. सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए झूठ बोलने की। उसी समय अगर झूठ है, उसी समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उसे सुरेश प्रभु, उसी समय जो अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले में इन लोगों को छोड़ते हुए ये कहा, अदालत इस बात से कन्विंस है कि लोग निर्दोष नहीं है, लेकिन सीबीआई ने और जिस तरह की जांच प्रक्रिया हुई वो बहुत ही अफसोसनाक है। संजय गोयल, एक मिनट। वो जांच प्रक्रिया उसी समय हुई, यूपीए की सरकार में हुई, सारे मुकदमे उसी समय सीबीआई कोर्ट में वही लोग अपीयर हुए। और उस समय के जो गृह मंत्री थे सुशील शिंदे साहब और जो है कि ये चिदम्बरम साहब, ये लोग कहते नहीं थकते थे। अच्छा, 5 साल के अचीवमेंट पे वोट चाहिए कि हिंदू मुसलमान? बिल्कुल अचीवमेंट पे। मैं कहते हैं ठीक है, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए। सबका विकास, किसानों को 1.5 आमदनी का। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ से अधिक जो है हमने किसानों को गन्ना मूल्य दे दिया। हमने गन्ना का भुगतान मांगिए वोट, हमने मांग रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश बिल्कुल हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद बिल्कुल मत बोलिए इस पे। ये तो कल के घोषणा पत्र से कांग्रेस इस मुद्दे को शुरू किया। ये तो कांग्रेस की अनूप पटेल, ये लोग चुनाव अब मैं अनूप को लेता हूं। एक बात, घोषणा पत्र में ऐसा लगता है कि जो लोक लुभावने नारे हैं वो केजरीवाल से पूछ के बनाया गया है, और जितने देश विरोधी उसमें चीजें हैं वो माओवादियों से, कन्हैया कुमार से पूछ के बनाया गया है। अनूप पटेल, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए
कि ये चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल। ना कि इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर जनता को लुभाकर या जनता को बरगलाकर वोट लिए जाने चाहिए। मुझे बताइए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप देशद्रोह की धारा में से को कम करके, डाइल्यूट करके उसमें से क्राइम हटाने, क्रिमिनल उस पे प्रोसीडिंग्स हटाना चाहते हैं? क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी आपको? देखिए, मैं भाजपा, आप ही तो बीजेपी को हथियार दे रहे हो। नहीं, हथियार तो आप सप्लाई करते हो। ब्रजेश जी, भाजपा प्रवक्ता और नेताओं के पास एक रिकॉर्डेड कैसेट है, दिमाग में 1 GB की है, वो इनबिल्ट कर दी गई है। वो लगातार जो है वो बजती रहती, 4 साल से बज ही रही है। अब मुद्दे के बारे में डिस्कशन आप कर रहे हैं, आप इन्हें मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे हैं। माइक पर बोलें। हाँ, मुद्दे की माइक तरफ नहीं नजदीक कर लें जी। हाँ, मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? जैसे आपने बताया कि चुनावी सामान हिंदू मुसलमान, शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत डेफिनेटली ये विकास से करते हैं, गुड गवर्नेंस से करते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट से करते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और ये क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, शमशान, तो इनका एकदम एक डायग्राम सेट है। हमने इस बार इनको परसेप्शन में बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है पूछ पकड़ के आगे आए। हमने पर मेरी बात का जवाब दो कि आप आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल एक्ट को डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? देशद्रोह की धारा को क्यों डाइल्यूट करना चाहते हैं? मैं ये समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। दो बातें स्पष्ट करिए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनका प्रधानमंत्री वहां चुपके से जाके बिरयानी खा के शर्म आनी चाहिए। लेट मी कंप्लीट, आप बोलिएगा। साल लाता है, एक के बदले 10 सर काटने का जो है नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। डेटा आप उठा के देख लीजिए, जितनी कैजुअलिटीज इनकी, फिर आप वही मुद्दे दे रहे हो। आप अपने बताओ ना कि आपके वादे क्या, उसको वोट मांगोगे? अफस्पा वाला जो दो प्रश्न का आपके जवाब नहीं। अरे रुको भाई, दोनों प्रश्न का जवाब रुको। अफस्पा का जो सवाल है, आर्म्स पावर स्पेशल पावर एक्ट है, वो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उस पे जो इंप्लीकेटेड किए गए, इम्प्लांट किए गए गलत तरीके से, उनके साथ न्याय होना चाहिए। हमने तो एजेंडा दे दिया है देश को। एजेंडा कैसे दिया है? शिक्षा पे हमने दिया है कि 6% खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे हमने एजेंडा दिया कि हम 3% खर्च करेंगे, किसानों को हमने बोला है कि कर्जा जो है माफी से मुक्ति की तरफ आएंगे। तो क्यों इस तरह के कंट्रोवर्शियल वादे करते हो देशद्रोह खत्म करने के, या इस तरह के आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल पावर एक्ट को? आप अपने मुद्दों के आधार पर वोट मांगो। हमारे मुद्दे आप क्यों बीजेपी को कोचते हो कि आपको घेरे इन सब मुद्दों पे? नहीं, हमने कोई नहीं किया, ये परेशान है। ओके, असीम बोकार, ऑलराइट असीम बोकार, इस देश में इतने वास्तविक मुद्दे हैं, इतनी बड़ी, जितनी ज्यादा जन समस्याएं हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को मेरी सलाह ये है, मेरा मशवरा भी उनको यही है कि वो जन सरोकार के मुद्दों के आधार पर वोट मांगे, ना कि हिंदू मुसलमान को चुनावी सामान बनाए। पर अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में हर बार घूम के यही मुद्दा आता है। क्यों? नहीं सर, शुरुआत कौन करता है पहले तो ये देख लीजिए। और हकीकत है कि आपकी बात से सहमत हूँ कि सबको इसी तरह के एजेंडों पर वोट मांगना चाहिए, विकास के, डेवलपमेंट के, नौकरी के, तरक्की के। लेकिन शुरुआत कौन करता है? जिनके पास न तरक्की है, न नौकरियाँ हैं, न यकीन है, न अपने ऊपर विश्वास है, ऐसे लोग जो जानते हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते हैं, तो वो पाकिस्तान दे देते हैं, वो जिना ले आते हैं, वो हिंदुस्तान के बंटवारे की बात करते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जो काट की हांडी होती है वो कई बार नहीं चढ़ाई जा सकती, एक ही बार चढ़ती है। तो इस बार मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, क्योंकि अब आवाम जाग गई है। ना उसको पाकिस्तान चाहिए, ना जिना चाहिए, ना बांग्लादेश चाहिए, ना आपके रोहिंग्या चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए और तरक्की चाहिए और नौकरियां चाहिए, और ये इनके पास है नहीं। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात सही है, चुनाव होना चाहिए, सबको विकास के एजेंडे पर लड़ना चाहिए। लेकिन ये विकास का एजेंडा तो आपका होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी तो पूरी तरह से मुसलमानों की ही राजनीति करती है, उसमें हिंदुओं के लिए कहाँ स्पेस है? किसने आपसे कह दिया? आप बताओ ना, मेरी बात का जवाब दे दो। हमारी पार्टी जब बनी थी तो हमारी पार्टी ने जब पहला मेयर हैदराबाद में चुना था, और हमारी पार्टी की तरफ से जो पहला मेयर बना था वो दलित था। मुझे याद है कि कभी कोई ऐसा सबके साथ सबके विकास टाइप कोई एजेंडा दिखता ही नहीं है मजलिस का। तो आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो क्लियर करो। वजह उसकी है सर, नहीं वजह है उसकी सर, मुसलमानों के नाम से नफरत है। अब झारखंड में 50 लाख की आबादी मुसलमानों की, 14 सीटें हैं एमपी की,
वहाँ जेवीएम, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, इतनी पार्टियां हैं, किसी ने एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, एक भी मुसलमान नहीं देती है। सर आप हमको मत देखिए, आप उनको देखिए जो हुकूमत कर रहे हैं, जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो अपने को सबका साथ सबका बड़ा बुरा लगा कि बीजेपी ने सबका उनको साथ सबका विकास कह रहे अभी हैं। मैंने ओवैसी साहब की स्पीच सुनी, उनको बड़ा बुरा लगा कि बीजेपी ने उनको विकास का स्पीड ब्रेकर कह दिया। क्या नहीं, गलत नहीं, कहा? विकास का मैंने उस पर कभी ट्वीट किया, उसको पढ़िएगा आप, उसको देखिएगा। अभी डिबेट के बाद पढ़ लूंगा। स्पीड अकबर ब्रेकर हो साहब आप। की मेहनतों से, उनकी डिमांड से, उनकी कोशिशों से हैदराबाद में मेट्रो आई। ये कोई सब जानते हैं, पूरा हैदराबाद नहीं, पूरा तेलंगाना जानता अरे वो है। चंद्रबाबू नायडू के असेंबली में एफर्ट्स वो थे। कई बार बोल चुके हैं पुराने शहर की मेट्रो के लिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनकी बात को सुनकर उस पर यस किया, उसको पास कर दिया, उस पर काम चल रहा है। मोदी जी जाके परसों बोल रहे हैं, तो सर हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में मजलिस स्पीड ब्रेकर है, हकीकत में स्पीड ब्रेकर है। लेकिन बीजेपी के और कांग्रेस की जो सांप्रदायिक गाड़ी है ना, जातिवादी गाड़ी, इसके लिए स्पीड ब्रेकर है। मजलिस रामेश्वर पांडे जी, की गाड़ियों में। रामेश्वर पांडे जी, उत्तर इसलिए प्रदेश ये के- मजलिस से परेशान रहते उत्तर हैं। प्रदेश की जनता या उत्तर प्रदेश का मतदाता उन वास्तविक मुद्दों के आधार पर जिनसे उसका रोज सरोकार होता है, रोज उसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, रोज वो कॉम्प्लिकेशंस झेलता है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश भावनात्मक मुद्दों के आधार पर वोट क्यों करता है? देखिए, आम जनता के बीच जाइए, आम जनता इन भावनात्मक मुद्दों पर अनवरत नहीं रहती, लेकिन होता यह है जब निर्णायक क्षण आते हैं और जो सत्ताधीश या जो राजनीति के नियंता लोग हैं, जब भावनात्मक मुद्दों को उभारते हैं तो उसमें बह जाती है। ये दिखाई पड़ा। आप ये बात कर रहे थे, दुर्भाग्य से मैं कहता हूँ ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन सभी पार्टियां जातिगत गणित के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं, धार्मिक समीकरणों के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं। तो बात तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन उनकी जो सारा रणनीतिक ताना बाना है वो जाति और धर्म के आधार पर होता है। अभी मैं इस देख बार रहा के चुनाव था, का आपका आकलन क्या है? इस बार भी वैसे ही वही माहौल है? इस बार नहीं, सबका साथ सबका। देखिए, कांग्रेस ने इस बार नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। ओके। और जो उनका घोषणा पत्र है, अब उसमें कांग्रेस सेल्फ गोल करने की आदी भी है। खुद राहुल गांधी कई दो बार चार self goal अपने घर पे ही करते फोड़ हैं। लेते हैं, अपने फोड़ लेते हैं। टेस्टिंग में। लेकिन अगर देखें तो आप देखें तो इस घोषणा पत्र में पिछले 2 चुनावों में सच्चर कमेटी बहुत ही प्रमुखता से कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहा। इस बार सच्चर कमेटी का जिक्र नहीं है। सर ये मतलब 72,000 काम उन्होंने करेगा नहीं करेगा, या हिंदू मुसलमान काम करेगा? नहीं, मैं इसी भी कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर तो रणनीतिक गोटियाँ चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। और अगर अपोजिशन के लोग बुनियादी मुद्दों पर है, अभी मैं देख रहा था, मैं पूरे चुनाव भर मोदी जी का, शाह साहब का, सबके भाषण सुन रहा था। अंत में या शुरू में पाकिस्तान एक बार जरूर आ जा रहा है। यह कितनी बार आएगा और क्यों ये आएगा बिकेगा नहीं बिकेगा? पाकिस्तान? ये बिकेगा नहीं बिकेगा? ये इसकी नहीं TRP है या बिकना नहीं है? ये नहीं बिकेगा। देखिए, भारतीय जी। जनता सर, पार्टी की conclude बड़ी कर लीजिए। ताकत है कि वो उग्र हिंदुत्व और राष्ट्रवाद इस बार ओके mix up नाहिद है। जी, आप लोग की पार्टी लेकिन का ये तो अभी नहीं बिकना गठबंधन है। का तो कोई एजेंडा ही सामने नहीं आया, ना आपका कोई घोषणा पत्र सामने आया। चाहते क्या हैं आप लोग? प्रचार भी नहीं शुरू कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं ब्रजेश जी आज एक बात से शुरू करूंगी अपनी बात, कि अभी मैं यहाँ आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले मैं चैनल पे देख रही थी कि यहाँ के मुख्यमंत्री मेरठ गए हुए थे और एक छोटी सी सभा को संबोधित कर रहे थे, और अपने संबोधन में उन्होंने कहा, गठबंधन को उन्होंने कहा गुंडों की पार्टी, गुंडे हैं, गुंडों की पार्टी कहा। हाँ, तो आप पर लानत भेजते हैं वो। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की है। ओके। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की है। और ब्रजेश जी, मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ कि इस गठबंधन में एक महिला भी है, उनको भी योगी जी, उनको भी मुख्यमंत्री जो है, उनको भी मुख्यमंत्री गुंडा कह रहे हैं। आखिर क्यों गुंडा कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक दलित महिला है, इसलिए उनको गुंडा कह रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का नफरत
पिछड़ों और दलितों के प्रति उनकी नफरत 2017 में भी सामने आई थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे और 5 कालिदास मार्ग उन्होंने गंगा जल से धुलवाई थी, क्योंकि वहां उससे पहले एक पिछड़े वर्ग मैडम का आप भी वही मुख्यमंत्री था मुद्दे बेच और एक रही हैं दलित जो वर्ग मुद्दे का बीजेपी मुख्यमंत्री बेचती था। है। मेरा नहीं, कहने का मतलब विकास के मुद्दों पे बात आऊंगी, करें, मैं तो आऊंगी जन सरोकार आपकी पे बात बात। करें, नहीं, मैं छोड़िए ये नफरत की राजनीति। ब्रिजेश जी, मैं यही मैं इसी बात पे आ रही हूँ, क्योंकि अब वहाँ उन्होंने पे- गुंडा कह दिया तो गुंडा कोई चिपक नहीं गया आपसे ना, आप नहीं है गुंडे तो नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा नहीं सूट करती है। ओके, कहाँ से ये एक मुख्यमंत्री ऐसा ले आए, किस पहाड़ से ले आए? मुझे लगता है कहीं चाइना के बॉर्डर से ये एक मुख्यमंत्री अब उत्तर देखिए आप भी प्रदेश एक में ले चीफ आए मिनिस्टर हैं। के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं नहीं, कि तो चाइना से तो लेकर हमें नाराजगी ये है। भी तो मुझे ऑब्जेक्शनेबल मैं बात घोर है निंदा ना। करती हूँ उनके आपको भी इस अवॉइड वक्तव्य करनी की। चाहिए इस तरह मैं की घोर बात। निंदा करती हूँ आप उनके जनता इस के क्या वक्तव्य मुद्दे हैं की। मुझे ये बताओ, नहीं, आप किन जनता मुद्दों का के आधार मुद्दा- पर वोट चाहिए? ब्रिजेश आपका जी, तो कोई जनता घोषणा का- पत्र भी नहीं है। उस पे हमारे पार्टी के लोग अध्ययन कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपके सामने घोषणा पत्र आएगा। लेकिन हमारा मूल मुद्दा यही है विकास। समाजवादी पार्टी विकास पर काम करती है। हम जिस स्टूडियो पे बैठे हैं, स्टूडियो के सामने ही देखिए मेट्रो है। मेट्रो में रोज की तादाद, रोज जो है 1 लाख लोग सफर कर रहे हैं। तो ये किसने दी है? ये समाजवादी पार्टी की देन है। आप देखिए यहाँ डायल 100 है, गोमती, चूंकि ये राजधानी की बात हम लोग बैठे हैं, तो मैं यहाँ तो राजधानी इन्हीं का जिक्र मुद्दों पे कर वोट रही हूँ। मांगिए ना। इन्हीं मुद्दों अब पे हम योगी लोग जी आपको कुछ भला बुरा कह दिया तो इतना दुखी क्यों हो रही है? इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा को सूट नहीं करता है और वो संत कहते हैं अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी अपने 4 दौर का चुनाव प्रचार खत्म कर चुकी है, अभी ओके, शुरू रोहित नहीं कर अग्रवाल, पाए हैं। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल, देखिए आरएलडी का तो ये प्रेस्टिजियस चुनाव है क्योंकि ये आपके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन का चुनाव है। आप लोग तो खूब प्रचार उचार कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अजीत सिंह और जयंत चौधरी की भाषा दिनों दिन बड़ी तल्ख होती जा रही है और दूसरों के लिए आप बड़ी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कोई विकास का एजेंडा वगैरह है या गाली गलौज करके चुनाव जीतेंगे? देखिए मैं बता दूं ब्रिजेश जी आपको, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ी है और कभी भी जयंत चौधरी जी या अजीत सिंह की भाषा खराब नहीं हुई है। पटक के मारना चाहिए, नहीं, उसको भेज आना चाहिए। सर, नागपुर पार्टी बोलते हैं। आप मेरी बात सुनिए। जूतिया बोले, नो नो, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये चीज कहना चाहता हूं कि किसान को जाति और धर्म में ना बांटे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसान को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है। अगर गन्ना किसानों के पेमेंट दिलाने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी ने ये कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का ईंटा उखड़ा लेंगे, तो इस पे मैं बिल्कुल कायम रहता हूं कि अगर गन्ना किसान का पेमेंट नहीं करेंगे, आज भी 16,000 करोड़ रुपए बाकी है। ये बात करते हैं 60,000 करोड़ रुपए दे दिया, अरे एहसान किया 60,000 करोड़ रुपए देके। रोहित, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस का ईंटा कैसे उखाड़ लो? कोई गुंडागर्दी है, कोई जंगल अरे राज सर, है, भ्रष्टाचार ये कोई के भाषा पैसे से है? बना हुआ एक ऑफिस है सेकंड वो। सुनो ना, ये कोई भाषा है? आपके पास अपने नहीं, ऑफिस मैं बनाने की आपसे पैसा नाराज है। हूं, आपकी बात उस नहीं किसान मानूंगा तो को- आप मेरे घर की ईंट उखाड़ ले जाओगे। नहीं, उस किसान ऐसे को पैसा- करोगे? जिस किसान ने अपना खून पसीना सींच के गन्ना उगाया है और आपको दिया है, आपके देश के विकास के लिए दिया है, उसका पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अपना 5 स्टार ऑफिस बनाने के लिए आपके पास पैसा है। अशोक किस सिन्हा जी, तरीके की ये अशोक किस सिन्हा तरीके जी, की देखिए राजनीति अशोक करना सिन्हा चाहते जी तो हैं? बहुत जाने माने सामाजिक चिंतक भी हैं। देखिए सिन्हा जी, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जन सरोकार के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जनता की समस्याओं को बेहतर सुलझाने के लिए इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये मुद्दे होने चाहिए: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को कम खर्चे पर बेहतर इलाज मिले, लोगों को रोजगार मिले, किसानों की समस्या खत्म हो, अच्छी सड़कें मिलें, अच्छे पुल मिलें। हमें इस पर बात करनी चाहिए, या हम किसकी पार्टी के दफ्तर की ईंट उखाड़ लें, किसको पटक के मारें, किसको कहाँ फेंक आएँ, या कौन हिंदू कौन मुसलमान, बालाकोट, इस पर चुनाव होना चाहिए। देखिए, मजबूत भारत और सुरक्षित भारत ही विकसित भारत हो सकता है। और इस मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए शुरू से ये जो पक्ष और विपक्ष है, एनडीए है और यूपीए है, मैं आपसे बता दूं कि एनडीए सदैव से, जब भारतीय जनसंघ था तब से अंत्योदय पर, एकात्म मानववाद पर चुनाव लड़ा गया। और वही संघ के स्वयंसेवक के रूप में जब भारतीय जनता, उस समय के जनसंघ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गए थे तो जौनपुर से चुनाव लड़ा था वो। और जौनपुर में ब्राह्मण सभा में उनको बुलाया गया कि आप एक बार आ जाओ, चुनाव जीतना श्योर है। मगर कभी भी दीनदयाल जी उस ब्राह्मण सभा में नहीं गए। उनका देखिए आज बीजेपी को देखिए, तो दीनदयाल कोई उपाध्याय बिरादरी जरूर जीत बची जाएंगे, नहीं उत्तर जनसंघ हार प्रदेश में जाएगी। सिन्हा जी, जिसका सम्मेलन लखनऊ में न हुआ हो। आज वही बीजेपी है, और एक श्यामाचरण जी और एक ये बीजेपी। एक जाति, उत्तर प्रदेश बिहार में जाति एक सच्चाई है। मैं बता दूं, ये समीकरण राजनीतिक दल, जब राजनीति में व्यक्ति जाता है
तो इस समीकरण को भी देखता है कि सबका साथ सबका विकास जब नारा दिया है तो सबको साथ में लेना पड़ेगा, सबको साथ में रखना पड़ेगा, कोई पंथ मत संप्रदाय या जाति छूटे नहीं, तब उसकी राजनीति में भागीदारी। सर मुझे तो हैरानी यह होती है प्रयास सदैव से होना चाहिए। जब मजलिस यानी ओवैसी साहब की पार्टी भी कहती है कि साहब हम भी सबका साथ सबका विकास, बीजेपी कह रही है कि साहब श्यामाचरण मुखर्जी साहब तो ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं गए, और अब की बीजेपी तो कोई जाति का सम्मेलन नहीं छोड़ती। नहीं देखिए, मैं बता दूं आपसे, इस बार एनडीए एक ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है, वह है राष्ट्रवाद। अगर विकास की बात करेंगे तो इनके पास जवाब है। ये बहुत सी बातें गिनाएंगे कि हमने ये किया। सर चुनाव का मुद्दा विकास होना चाहिए या चुनाव का मुद्दा, एक सेकंड रोहित प्लीज, चुनाव का मुद्दा राष्ट्रवाद होना चाहिए या चुनाव का मुद्दा देश का विकास होना चाहिए? जब राष्ट्रवाद मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा, तभी भारत विकसित होगा। यह कंसेप्ट ओके मतीन खान, देखिए आरएसएस का एजेंडा क्लियर है। जस्ट सेकंड प्लीज, जस्ट वेट। देखिए सिन्हा जी ने एजेंडा स्पष्ट कर दिया, विकास उनके तो पीछे की सीट पर है, राष्ट्रवाद आगे की सीट पर है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही नफरत के बाजार गर्म करके इन्होंने पूरे देश के लोगों को, कौन नफरत का बाजार गर्म कर रहा है? आरएसएस बीजेपी के लोग, यही तो है नफरत का बाजार गर्म करने, यही जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं, यही माइनॉरिटीज़ को जो है मॉब लिंचिंग का काम करते हैं, यही दलितों की मॉब लिंचिंग करते हैं। अब इन सब से हट करके एक भारत के अंदर एक बहुत ब्रॉड लीडर निकल के आया जिसका नाम राहुल गांधी जी। ब्रॉड लीडर? हाँ बिल्कुल। देखिए उसने, उसकी जो सोच देखिए कि कभी साउथ और नॉर्थ, अभी तुम मुस्लिम लीग में ही है ना? जी बिल्कुल, मैं मुस्लिम लीग केवल अपना साउथ और नॉर्थ को जोड़ने का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भारत है। और इन लोग के पेट में दर्द होने लगी कि साहब माइनॉरिटीज मुस्लिम लीग की काल पे राहुल गांधी जी वायनाड गए हैं, तो अब ये तकलीफ होने लगी। फिर अभी आप ये देखें कि अभी जनवरी 2019 में एक नया ऑर्डिनेंस लाकर भाजपा लेकर के आई। अब उस ऑर्डिनेंस का जवाब राहुल गांधी जी ने कैसे दिया? मुस्लिम लीग ने बाकायदा दुबई के अंदर एक बड़ा भारत प्रवासियों का एक बड़ा सम्मेलन किया। वो सब छोड़िए मतीन भाई, ये बताइए मुझे, जो जनता की समस्या कभी उस पर भी बात करो भाई। ये बाद में लानत भेज लेना इन पर उन पर, दुबई में क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कौन नफरत किया। थोड़ा दो चार मुसलमानों के मसाइल पर भी बात कर लो कि बेचारों की क्या हालत है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो, दलितों से बदतर हालत है, पहले देश भी चर्चा कर लो। पहले देश है फिर हमारा पेट है, पहले देश बचेगा तब हम अपना खाना और रहना और सारी चीजें तो कर सकते हैं। कर रहे हैं ये जिस अंदाज में, जिस तरह से नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है। सुनिए, टेप मत ऑन करिए, सुनिए, यही बात तो अशोक सिन्हा भी कह रहे हैं कि देश मजबूत हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। देश भाजपा है, इनका देश भाजपा है, इनका देश खास कम्युनिटी है, इन्होंने दलितों को जो है कुचल करके रखा। असीम वकार, आप कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे अशोक सिन्हा को? इन्होंने, इनकी आगे की सीट पर राष्ट्रवाद है, पीछे की सीट पर विकास है। सर अशोक सिन्हा साहब जो हैं, विचारक साहब जो हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये बैठ गए। अब ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी सब लड़ाएगी, मुसलमानों को कितना दे रहे हैं आप? एक जवाब दे दें। यहाँ चलिए, आपकी बात हो सकता हो मोदी जी सुन लें। या पूरे देश में कितने मुसलमानों को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी? एक नाम बता दें कोई सीट का, जहां से दे रहे हो। मैं मान जाऊंगा आप सबका साथ सबका विकास करते हैं। अरे मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, साथ सबका विकास मोहसिन रजा मंत्री हैं, और क्या चाहिए? मैं सर सबको बोल रहा हूं, कांग्रेस को बोल रहा हूं जी। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री हैं, मोहसिन रजा मंत्री हैं, और क्या चाहिए? दे रहे हैं क्या? और ये कह रहे हैं आप कौन से हिंदू को दे रहे हो? आप एक काम कीजिए, आप टिकट दीजिए, टिकट देके जिता के लाइए, मैं जान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा आपको। तो आप टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने कितने हिंदुओं को? आप लोकसभा में भेजाइए, अपने कैंडिडेट दीजिए मुसलमान। आपने कितने हिंदुओं को टिकट दिया? सर मैं माइनॉरिटी पार्टी है सर, हम तो शुरू से दे रहे हैं। हमसे लिस्ट मांगिएगा, हम आपके सामने लिस्ट रख देंगे। जाइए औरंगाबाद में जाके देखिए, 28 में से 9 हमारे गैर मुस्लिम है, 9 गैर मुस्लिम हमारे। और उन्होंने निजाम को राय दिया था कि सर हैदराबाद जाइए, आप हिंदुस्तान में रहिए ही नहीं। सर हैदराबाद जाइए, हैदराबाद जाके देखिए। बता रहा हूं आपसे
कि आप हैदराबाद जाके देखिए कितने सभासद हमारे जो हैं वो गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में मिलिए, ये राय दिया था उन्होंने। तो ये बताइए कि अरे बंटवारे की बात छोड़िए, पहले तो ये बता दीजिए कि 80 में से कितनी सीट देंगे? आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो बताइए जरा सा। से पूछिए कि वो कितनी सीट देंगे, मगर यह है कि यहाँ सबका साथ सबका विकास, यह भारत नहीं है भाजपा। हिंदू बहुल सीट तो हम लोग देते हैं, देते हैं ना। अच्छा सुनो, अरे एक सेकंड, हेलो 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 हेलो, सिन्हा जी रुकिए, सिन्हा जी रुकिए। संजय राय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता इसलिए हम टिकट नहीं देते। हम सीट तो देते हैं टिकट, लेकिन आप लोग वोट देते हैं क्या, ये बताइए। हमने तो शाहनवाज हुसैन को मुस्लिम बाहुल्य पे लड़ाया था। यही विभाजनकारी बातें हैं। हमने कैसी बातें कर रहे हैं हमने शाहनवाज हुसैन को मुस्लिम मुख्तार अब्बास नकवी को मऊ में लड़ाया था कि नहीं विधानसभा चुनाव 3 बार, आप वोट दिए? जब वोट नहीं देते एक जवाब ले लो। हाँ जवाब दे लीजिएगा सर, मुझसे जवाब ले लीजिएगा। हाँ सुनिए, बोलिए, जवाब ले लीजिएगा, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदू भी वोट नहीं देते थे, तो क्या आपने हिंदुओं को टिकट देना बंद कर दिया? 2 ही सीटें तो थी आपकी 84 में, कोई हिंदू आपको वोट नहीं देता था, तो इसका मतलब है कि आप हिंदू भी वोट उसके पहले 67 में 9 स्टेट में हमारी सरकार थी। 67 में लोहिया दीनदयाल के पैर खतरा बने हुए, घूम फिर के आप लोग उसी पे आ जाते हो। लोहिया दीनदयाल के पैर उसी पे चाहिए। पासपोर्ट नहीं चाहिए। ऑलराइट, ओपी यादव, ये चुनाव 72,000 पे होगा कि चुनाव पाकिस्तान पर होगा? देखिए सर, जन आकांक्षा, जन अभिलाषा और जन सरोकारों के आसपास अभी जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी नैरेटिव बदलने के मूड में है। आप शुरुआत में देखिए, जब पिछले चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के 2014 के, गन्ना, जिन्ना, लव जिहाद, पलायन, इंसेफेलाइटिस, काफ़ी मुद्दे थे, नाली, खड़ंजा, सोलर लाइट, हैंडपंप, सारे मुद्दों, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बजाय नैरेटिव बदलने की प्लानिंग है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के आसपास सेंट्रलाइज हो गई, राष्ट्रवाद के आसपास सेंट्रलाइज हो गई, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सारे लोग नेशनल सिक्योरिटी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक बात बताओ, बीजेपी अपने अचीवमेंट्स पर वोट क्यों नहीं मांग रही, नेशनल सिक्योरिटी पर वोट क्यों मांग रही? देखिए, जो मैंने कहा सर कि नैरेटिव बदलने, भारत जैसे कांग्रेस ने न्याय, रोजगार, किसान, महिला आरक्षण। तो सिन्हा जी ने इसका मतलब बिल्कुल क्लियर बात बोली कि चुनाव तो राष्ट्रवाद पर है, यही माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, जैसे उसका बेसिक मुद्दा जो है राम मंदिर, लव जिहाद, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी के आसपास सेंट्रलाइज हो गई। कांग्रेस ने भी पूरी तरह, आप सच्चर कमेटी की बात अब नहीं हो रही है कि मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उस पर कोई राय रखने को कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं, और जातीय गोलबंदी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा। अच्छा, ये 72,000 की कोई काट है बीजेपी के पास? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का अभी घोषणा पत्र आया नहीं है, तो उसके बाद पता चलेगा कि इस तरह की कोई काट है कि नहीं। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों नेशनल पार्टी नैरेटिव बदलने की पूरी प्लानिंग में है, और बेसिक मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाव, बेसिक मुद्दों, आप देखिए कि एकाएक 4.5 साल के बाद नेशनल सिक्योरिटी बीजेपी के लिए अहम मुद्दा हो गया, और जिसपे शिवसेना जैसा दल अयोध्या में पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा था, पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही थी, सारा मुद्दा गौण हो गया। तो राम मंदिर का मुद्दा तो अचानक से गायब हो गया। निश्चित तौर पर 4.5 साल के बाद तो बीजेपी का स्टेबलाइजर है, जब चाहते वोल्टेज बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं जी। और जो बेसिक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे बुंदेलखंड में जल, जंगल, जमीन, इंसेफ्लाइटिस, अरे कहां कोई बात करता है? मैं तो घूम के आधे घंटे से यही कोशिश कर रहा हूं ना, पर ये लोग कहां लेके भागते हैं मुद्दे को? हिंदू, मुसलमान, राष्ट्रवाद। ओके, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे और इस बात की चर्चा करेंगे कि वास्तविक मुद्दे उत्तर प्रदेश के क्या हैं, जन सरोकार के किन मसलों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और आपको वोट देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ये आपके लिए भी जरूरी डिबेट है, जरूर देखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान राजनीतिक दलों का सामान है, उनका चुनावी सामान है,
जिसका इस्तेमाल वो हर बार इलेक्शन में करते हैं, और जनता भावनात्मक मुद्दों के आधार पर आकर वोट देती है और अपने वास्तविक मुद्दों को चुनाव के वक्त और वोट डालते वक्त भूल जाती है। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आपको याद दिलाएं कि आपके वास्तविक मुद्दे क्या हैं और आपको वोट डालते समय किन किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए और किन भावुक मुद्दों से दूर रहना चाहिए और किन किन मसलों पर आपको वोट करके अपने हुक्मरान तय करने चाहिए, ताकि आपका, आपके बच्चों का और आने वाली नस्लों का भविष्य बेहतर हो पाए। बीरेंद्र सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बीरेंद्र, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी हिंदू मुसलमान राजनीतिक दलों के लिए चुनावी सामान बनेगा या वास्तविक मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, हिंदू और मुसलमान इस देश की सच्चाई हैं। मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में है कि उसको इस देश से कहीं बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वोट का जब वक्त आता है तो हिंदू और मुसलमान को जानी दुश्मन की तरह पेश किया जाता है, और ये उम्मीद करते हैं राजनीतिक दल कि हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को भड़काकर ध्रुवीकरण हो जाए और वोट ले लिया जाए। लेकिन जो भाईचारा है, अगर हिंदू और मुस्लिम इतने दुश्मन हैं एक दूसरे के, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब का नाम क्यों दिया गया? फिर हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई का नाम क्यों दिया गया? इस देश में तमाम सारे मुस्लिम राजनेता रहे, शिक्षाविद रहे, तमाम सारे उच्च पदों पर रहे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़े। अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, तमाम सारे नाम हैं। लेकिन अब देश की राजनीति ऐसी हो चली है जहाँ कहीं ना कहीं जब बेरोजगारी की बात आएगी, जब तरक्की की बात आएगी, किसान की बात आएगी, कर्ज की बात आएगी, आत्महत्याओं की बात आएगी, तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे आएंगे। जिन गाँवों में चलने के लिए सड़क नहीं है, बरसात में लोग कीचड़ में घुसकर आते जाते हो, जहाँ पर गांव में आज भी लोगों को हरदम 24 घंटे बिजली ना मिल पाती हो, रोजगार ना हो, लोगों की जेब में पैसा ना हो, मजदूरी करने को लोग मजबूर हो, मजदूरी ना मिले, ये हमारे देश की गरीबी की सच्चाई है। अब इसको दूर करने के लिए सरकारों को, पर वोट डालते समय पब्लिक ये बात क्यों नहीं ध्यान रखती? देखिए, वोट डालते समय आप कहते बात ठीक है, लेकिन जब ये हो जाता है कि भीड़ एक दिशा में बह रही, जब एक वोट से लोग कहते हैं तुम ना दो वोट क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जब हमारे यहाँ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर तमाम सारे समूह चलते हैं जी, तो वहाँ मजबूरी हो जाती है। कोई एक चना अकेले भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सच्चाई है। अब इस बात को जो अलग धारम जाएगा, बहुत बार गाँव में दबंग पीट भी देते, पहले चुनाव में बहुत मारपीट होती थी, जो लोग वोट नहीं देते थे मारे पीटे जाते थे। लेकिन धर्म और जात में बांटकर वोट मांगने को संविधान इजाजत नहीं देता, न चुनाव आयोग देता है, लेकिन ये राजनेताओं ने हमेशा किया। अब उनको अपना अपना फायदा है, लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका जानकार है, वो जानता है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अपने वोट से अपनी सरकार बनानी है। जी बीरेंद्र जी, देखिए ब्रजेश जी, जी हिंदू मुस्लिम तो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये नेता उनको रहने नहीं देना चाहते। 4 साल 5 साल तो ये हाल नहीं लेंगे, उसका चुनाव आएगा तो ऐसा पुचकारेंगे और ऐसा भड़काएंगे कि आग लग जाए। देखिए, एक लड़का था, उसके पड़ोस में भगवान नाम का एक आदमी रहा करता था, और उसकी लड़की का नाम भक्ति था। तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया करो। तो लड़के ने कहा, मम्मी तुम्हें कैसे समझाऊं, भक्ति में तो मेरा मन बहुत लगता है, लेकिन भगवान है कि मानता ही नहीं है। तो जब हिंदू मुस्लिम तो मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन जब ये नेता उनको मिल के रहने दे तब ना। हाँ, तो आज का साहित्य पेश करिए बीरेंद्र जी, आज वक्त भी थोड़ा कम है। जो हमारे देश की सच्चाई है जी, उस पर मैं 4 लाइनें कहूँगा। हाँ, पेश करें। कि गजब लोग हैं ये, गजब की बात है इनकी, इनका रहन सहन वेशभूषा सब निराली है। हम गरीबों की थालियों में रोटी हो ना हो, इन नेताओं की तो हर रोज दिवाली है। और ख्वाब देखकर थक गई पीढ़ियां हमारी, ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी तकदीर संवारी है। और रोटी कपड़ा मकान, भूख बेबसी बेकारी, हमसे पूछो पल पल जीना कितना भारी है। ऑलराइट बीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय राय, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने 5 साल केंद्र की सरकार चलाई आपकी पार्टी ने, तो आपको अपने अचीवमेंट्स के आधार पर वोट मांगने चाहिए। आपको इस आधार पर वोट मांगना चाहिए कि नोटबंदी से क्या फ़ायदे हुए,
आप जीएसटी से क्या क्या फायदा हुआ, किन किन लोगों को रोजगार मिला, कितने करोड़ आपने रोजगार बांटे, आपको इस पर वोट मांगना चाहिए ना। आपको क्या पड़ी है कि आप हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव पेश करें, आपको क्या पड़ी है कि आप कैराना के पलायन का मुद्दा उठाएं, आप विकास पर वोट मांगे जिस पर आप कहते हैं कि आप स्टैंड करते हैं। ब्रजेश जी, हम बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार बंद की है उसकी बात करती है, लेकिन समस्या तब आती है ना जब सामने से बातें आएंगी तो उसका जवाब देना होगा ना। सामने से बात आ रही है कि भाई सुनिए भाई, सुनिए नहीं, कोई नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, अभी आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, ये दो लोग वहीं बोलते हैं तो बात नहीं देते, आपका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। देखिए अभी जो है कि ये कहा जा रहा है अपना टाइम आएगा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार भाजपा नहीं दी, गरीबी हम जो है दूर कर देंगे। 10 साल सुनो भैया, सुनो जरा, एडिकेट सीखिए, एडिकेट सीखिए डिबेट का, एडिकेट सीखिए प्लीज, प्लीज गो। तो वो जो है कि 10 साल यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, उसके पहले भी 50 साल सरकार थी, 45 साल, उस 50-45 साल में, इस 10 साल में आप रोजगार कितना दे दिए, कितना दे दिए? सारे लोग बेरोजगार। चुप रहिए, चुप रहिए, आप अपने नंबर का वेट करिए, आप अपने नंबर का वेट करिए, आप अपने, फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर आप भी नहीं बोलेंगे। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? मोदी जी के आने से बेरोजगारी हुई है क्या? इसके पहले सारे लोगों को कांग्रेस ने रोजगार दे दिया था क्या? अगर एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात जाएगी। आप ये ठीक बात नहीं है, आप सुनो पहले बात कंप्लीट करें। आप जूझ रहे नहीं सकते, आप भी नहीं तो नहीं, जस्ट सेकंड। तो इसलिए, और दूसरी बात, देश में एक घटना हुई पुलवामा की, सामान्य रूप से घटना हो गई, उस पर कार्रवाई सेना कर रही थी। पुलवामा पे प्रधानमंत्री का विरोध, पुलवामा पे सरकार का विरोध, और जब सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तान की भाषा में बोलना, पाकिस्तान की लैंग्वेज में बोलना, तो ये आप करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आज ये घोषणा पत्र में, अगर सुनो भाई, आप घोषणा पत्र में गरीबी हटाने की बातें लोग कर रहे थे, तो ये क्यों जो है कि क्यों ये लोग शुरू कर दिए कि हम वहां अलगाववादियों से बात करेंगे? उनकी बातें सुनिए, हम जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतिम बात, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन मजबूत है, उस कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कम्युनल बात तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पर एक सेकंड संजय, एक मिनट अनूप सवाल तो ले लो। मुस्लिम वोट छिटकना चाहती है, तोड़ना चाहती है, इसलिए कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि आप जानबूझकर बीजेपी को हथियार की सप्लाई करते हैं ताकि वो इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे उठा पाए, आप मौका देते हैं उनको। बीजेपी के जो है जखीरे में जो हथियार है वो उसपे मूर्छा लग चुका है, पुराने हो चुके हैं। इस बार नरेटिव कांग्रेस ने सेट कर दिया है। 52 पेज का घोषणा पत्र है ब्रजेश जी, और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, सेना और जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने 2 नैरेटिव तय किए हैं। एक है नोटबंदी, जीएसटी से क्या फायदा हुआ, शिक्षा, बेरोजगारी, किसान की समस्या, स्वास्थ्य, ये नोटबंदी पर कांग्रेस यूपीए सरकार में, जाति मजहब यूपीए सरकार में कांग्रेस ने जीएसटी लाने की कोशिश किया कि नहीं? तो ये कांग्रेस जीएसटी लाई थी कि नहीं? कांग्रेस जीएसटी लाई थी, आप बताओ, कांग्रेस जीएसटी लाई थी कि नहीं? आप बताओ, कांग्रेस लाई थी कि नहीं? आप पास नहीं कर पाए, हमने पास करा के दिया, आप पास करा नहीं पाए, हम पास करा के दिए। जीएसटी आप लेके आए थे, जीएसटी आप लेके आए थे, जीएसटी ये लोग लाए थे, लेकिन ये लोग पास नहीं करा पाए, हमने उसको पास करा के दिया। ये अंतर है। हमने अमेंडमेंट नोटबंदी पर क्यों नहीं मांग रहे? व्यापारियों के हित में किया है, हमने अमेंडमेंट व्यापारियों के हित में किया है। मैं जो कह रहा हूं, पांडे जी ने कहा कि इस बार नैरेटिव चेंज हुआ है। इस बार हमने पूरे मुद्दे जनता की तरफ मोड़ने की कोशिश किया है, और हमने जो अपना जो है मैनिफेस्टो बनाया। 10 साल यूपीए सरकार में जनता को ध्यान नहीं दिए, 10 साल यूपीए की सरकार थी तो कहां सो गए थे? 10 साल यूपीए की सरकार में क्यों जनता का ध्यान नहीं दिए? बीजेपी अपने अचीवमेंट्स पर वोट क्यों नहीं मांग रही? भाई नोटबंदी इनका अचीवमेंट वोट मांगो, क्यों नहीं मांग रहे हैं? भाई नोटबंदी जब मोदी जी ने की थी तो उन्होंने हाथ जोड़ के देशवासियों से कहा था कि मुझे 50 दिन का टाइम दे दीजिए, अगर 50 दिन में इसका असर नहीं दिखेगा तो आप जो सजा देंगे दे दीजिएगा। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, कोई नोटबंदी से कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ। 100 से ज्यादा नहीं, तो अब तो जिक्र ही नहीं करना चाहते, कुछ सामने ऐसे तिल मिलाते हैं, नोटबंदी की बात सुन के गुस्सा आ जाते हैं, नोटबंदी का तो जिक्र नहीं करते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी
है, है उनको नोटबंदी। बोलने दें। नोटबंदी से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका कौन जिम्मेदार है? तो जीएसटी पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं फिर ये? चूंकि वो भी मांग रहे हैं। 200 से अधिक मांग बार, रहे हैं। अरे दोनों पे। जीएसटी में दोनों 200 से अधिक बार amendments कर चुके रामेश्वर जी का GST एक में। प्रश्न इनसे करता हूं खाली कि इनको बोलने तो बीजेपी आधा चुनाव प्रचार कर पाई, अखिलेश जी मायावती जी कब प्रचार ओके, शुरू वो तो करेंगे? आप उनकी कब वो दिन कब आएगा? अरे ऐसी कमरे से कब बाहर निकलेंगे? ऐसी कमरे से कब बाहर निकलेंगे? अनूप, नो, विदेश जी एक please सेकंड cooperate, जवाब please cooperate, देते, yes. एक सेकंड जवाब हाँ, देते। बोले। प्रचार की बात कर रहे हैं, उपचुनाव में सपा बसपा सुप्रीमो उतरे ही नहीं, गए नहीं चुनाव के प्रचार में, और इनके योगी जी से प्रचार लेकर में आप लोग नहीं तमाम जाने वाले। तमाम लोग जब- तमाम लोग प्लीज, सभाएं कर अरे मेरे रहे मित्र थे, लोग बोलने और देंगे सारे तो मैं चुनाव बोलने- हार देखिए, गए। मुख्यमंत्री अपना हम अपनी क्या सीट हार वास्तविक गए। मुद्दों के इर्द गिर्द रह पाएंगे, या वाकई में जो पॉलिटिकल नैरेटिव ये लोग पेश करेंगे जनता उसी भावना में बहेगी? देखिए ब्रजेश जी, जनता तो बहुत बार उसी भावना में बहती दिखाई पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर जनता के सामने ठोस आर्थिक विकल्प सामने हो तो सारी भावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। अब राहुल गांधी के 72,000 पर अगर राहुल यकीन दिला पाए तो ये गेम चेंजर साबित होगा। सवाल है कि आप यकीन दिला पाइए। मैं आज तक ढूंढता रह गया कि कब मोदी ने 15 लाख देने की बात की, वो कैसेट आज तक नहीं मिला, लेकिन चिपका दिया इन लोगों ने। लेकिन चिपका दिया, और यह हो गया कि मोदी ने 15 लाख देने की बात कही। मैं ढूंढता रह गया। इसी तरह बहुत सारे, ये तो आज भी कसमें खा रहे हैं, हमने नहीं तो खाया। ये तो इस बात का हुनर खुद मोदी जी का है कि उन्होंने, प्रियंका ने नीच नहीं कहा था, लेकिन मोदी जी ने उसको बेच लिया, अपने पर चिपका लिया कि मुझे नीच कहा। तो ये राजनीतिक लोगों का हुनर इस बार क्या आपको लगता है यही होगा? इस बार मैंने फिर कहा कि देखिए, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें, और ये बात दूसरे विपक्षी दलों को भी देखना पड़ेगा। सच्चर कमेटी को कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदू बिल्कुल साफ साफ कह दिया, और मुझे लगता है कांग्रेस सोच समझ कर दिया कि आप इनके मैदान में जाएंगे तो भाजपा अपने मैदान में खींचेगी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप जाएंगे तो आप अच्छा, संजय की एक तकलीफ है जो उन्होंने पूछा, उनके बड़ा दर्द हो रहा है। उनकी तकलीफ इस बात से है कि ये प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो मतलब ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उसमें ये गठबंधन का अच्छा, राहुल बहुत क्यों नहीं रहा है? राहुल बहुत यही ना, हाँ, राष्ट्रवाद के नैरेटिव को टच नहीं करना चाहिए। भाई अखाड़े में पहलवान अकेले ललकार दूसरा ही नहीं रहा है, तो कुश्ती हो नहीं अगर आप पाती है। राष्ट्रवाद के मैदान पर जाएंगे तो भाजपा इस बात को जानती है कि कि जो जातीय समीकरण है उस पर पराजित हो। इनके पास गिनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, भाजपा के काम हैं, लेकिन जानते कि उस काम के आधार पर शायद न हो। राष्ट्रवाद ऐसा है, असीम बकार को पराजित, असीम जस्ट वेट, संजय जी प्लीज वेट। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे जोड़ बढ़ा लूंगा आपके साथ, ऑलराइट। असीम बकार, भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि होना चाहिए कि उन्होंने नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी, ब्लैक मनी खत्म कर दी। वो मुद्दा क्यों नहीं बना रही बीजेपी? जीएसटी को मुद्दा क्यों नहीं बना रही है? आपको क्या कारण लगता है? और जो हम विकास परक योजनाएं हैं जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया बताते हैं, उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? जी, हमारे घोषणा पत्र आ रहा है, उसमें रहेगा जीएसटी भी, नोटबंदी भी। पहले असीम बकार को कंप्लीट करने दीजिए, क्या कारण है भाई? उसमें बता दीजिएगा जस्ट कितने मैम प्लीज amendments वेट, करेंगे GST अपनी अपनी में। बारी में बोलिए। यस असीम बकार साहब। सर जवाब दे रहा हूं। संजय जी सुन लीजिए, मेरी जानकारी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर ये बात कह रहे हैं कि अगर अब की सरकार बन जाएगी तो 150 और 10-20 के नोट पर भी बंदी लागू करेंगे वो लोग, और बहुत बढ़िया वो बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। और मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है ये कि बीजेपी का ये इतना अच्छा काम था, बीजेपी अब की सरकार बनाकर फिर नोटबंदी करेगी। संजय जी से पूछ लीजिए। आपको ही बताई है अलग से, आपको ही बताया है। तो आप मानते हैं कि नोटबंदी सही नहीं था? कर सकते हो क्या? आप ही को मतलब अगर ये जीते तो नोटबंदी हो सकती है फिर? तो वो मना कर रहे हैं, इसका मतलब ही इज एक्सेप्टिंग दैट नोटबंदी वाज नॉट नाइस। जो चिपकाया जा रहा है आपके ऊपर, सोच लेना। ही इज एक्सेप्टिंग नाउ। देखिए, जो देश के हित में होगा वो सब करेंगे, और जो भ्रष्टाचार के विरोध में होगा वो सब करेंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं करेंगे सर। हाँ, भ्रष्टाचारियों में तो सबसे ऊपर। हाँ, असीम बकार कंप्लीट करिए। कि आपका इतना अच्छा काम था कि आप फिर से नोटबंदी करने जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये खबर है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये बात। ओके, अशोक सिन्हा जी, तो अशोक सिन्हा जी बताइए आप। ओके, अशोक सिन्हा जी,
मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए ना, नोटबंदी पर वोट मांगना चाहिए बीजेपी को। ये कहना चाहिए कि साहब जीएसटी से उन्होंने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही बीजेपी? इस पर डिफेंसिव क्यों हो जा रही है? बीजेपी वोट मांग रही है, ये जिसको एनडीए कहते हैं, ये एनडीए वोट मांग रही है कि पिछले 5 वर्ष में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं लगा। नंबर 1, पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। इतना पता रहता। रमन सिंह का बेटा 50 दंगा नहीं करोड़ हुआ पे- दंगा नहीं हुआ पूरे देश में, दंगा नहीं हुआ और पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट नहीं हुआ, पूरे देश में आतंकवाद की घटना नहीं हुई, सीरियल ब्लास्ट नहीं हुआ पूरे देश में, सीरियल ब्लास्ट होते थे पूरे देश में, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कांग्रेस की सरकार में पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट होते थे। मोदी जिताओ, कमल को जिताओ, ये देखिए और कोई मुद्दा नहीं। ये देखिए महाराज को। सर आप आरएसएस के हैं कि बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं? एक सेकंड सर, आप क्या कर रहे हो सिन्हा जी? उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी मैं 60% वोट हम ले रहे हैं। अरे सिन्हा जी कुछ जो इम्पोर्टेंट, हमारे सिन्हा जी बीजेपी को हमारी सुन लाइक लीजिए, माइंड सुन पार्टी है और हम बीजेपी को समर्थन इसलिए देते हैं कि वो औरों से अच्छा काम अरे करती हो है। ही ओके एक। मतीन खान चार- भाई, राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा या नोटबंदी का मुद्दा चलेगा, जीएसटी का चलेगा, शिक्षा का चलेगा, एयर स्वास्थ्य का स्ट्राइक चलेगा, एयर एयर स्ट्राइक कह रहे हैं। देखिए एयर स्ट्राइक चलेगा। संजय तो कहते हैं कि नोटबंदी पे बात ही मत करो। ओके बोलिए ब्रजेश मतीन भाई, खान। राष्ट्रवाद नोटबंदी के जरिए से आतंकवाद जो संजय राय कह रहे हैं कि खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी। आप देखिए कि पिछले 10 साल जो यूपीए का टर्म था उसमें कितना कम हो गया था आतंकवाद कश्मीर के अंदर पूरे से। देश में कश्मीर सीरियल में ब्लास्ट हो कितना रहे थे मतीन सुहाना भाई, मौसम हो गया पूरे था देश और में ये सीरियल भाजपा ब्लास्ट हो में रहे आ थे गए मतीन थे। भाई। अरे बात मुद्दे पे सुनिए खींचा है। आप संजय आप जी। मुझे बताइए, एक बात सीरियल बताइए। ब्लास्ट हो रहे थे अरे पूरे मतीन देश खान, में अरे मतीन आप भाई। सुनिए, आप समय का सुनते क्यों नहीं आप? बनारस, हाँ, अयोध्या, सुनिए, सब जगह बात सुनिए, सीरियल ब्लास्ट संजय हुए जी, थे मतीन भाई। आप देखिए कि 10 साल के अंदर आतंकवाद करीब खत्म पे आ गया था। फिर अरे उसके छोड़िए, बाद आप कहाँ जैसे आतंकवाद ही पे चले गए? बीजेपी की सरकार मैं आई कहता है, हूं कि कुछ एनडीए की मुसलमानों के सरकार मसाइल आई पे, है, एक सेकंड, वैसे ही आतंकवाद बढ़ अरे गया। मतीन भाई कुछ मुसलमानों के मसाइल पर भी बात कर लीजिए। आप कहाँ बीजेपी के उसी कांग्रेस में ने रहते हैं? सच्चर आप कमेटी देखिए, क्यों छोड़ दिया बुनियादी बताएं? चीज पे देखिए कांग्रेस ने कि सच्चर जो कमेटी का नाम आदमी लेना को शुरू छोड़ने किया। का काम कर रहा है, कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस को मुस्लिम का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस सच्चर क्यों नहीं प्रचार कर रहे नाम लेना शुरू अपराधों की कर दिया। नींद खो गई, क्यों नहीं प्रचार कर रहे? नींद उड़ी हुई है। अरे करो प्रचार। सपा बसपा गठबंधन से, सपा बसपा आरएलडी गठबंधन से रातों की नींद उड़ गई है। ओके, रोहित खाली सपा बसपा आरएलडी के ओके, रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, बीजेपी का प्राइमरी कंसर्न है सारे लोगों को रोहित, जोड़ करके काम कर बीजेपी रहे का हैं। प्राइमरी सारे कंसर्न भारत है को जोड़ने कि का ये काम कर कांग्रेस रहे और गठबंधन प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ब्रजेश भाई, इनको जब- क्यों तकलीफ है कि वो हाँ, प्रचार में नहीं आ रहे? इनको तकलीफ अरे इसलिए नहीं, क्योंकि ठीक है, मैदान खाली है, लूट लो। नहीं, इनको तकलीफ इसलिए है क्योंकि 5 साल ये तक लोग मन हार की मान बात लिए हैं सुनाने ना। वाला ये प्रधानमंत्री लोग जो हार दिया मान है लिए हैं। इन्होंने। आ जाओ भाई, प्रचार करो ना। अरे भाई, इतना नहीं है। सुन लो ये लोग रंजय हार राय मान जी, लिए हैं। एक सुन सेकंड, लो रोहित को बोलो। रंजय राय जी, सुन लो। रैली करते नो, हैं 100 लोग। अनुप जी, 5 प्लीज, साल रोहित को तक बोलने दीजिए। 5 साल तक अपने मन की बात सुनाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने दिया है, एक पैसे का विकास नहीं किया, और तो विकास के नाम पे 1.5 वोट मांगे पैसे का- कैसे? अब इनको तो धर्म जाति के नाम पे देश को बांटना है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवाद की बात अशोक सिन्हा और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं सिन्हा जी तो ना, हमारे कमल पे देश वोट मांग की रहे हैं। सीमाएं जयंत चौधरी पूरी की तरीके से भाषा सुरक्षित जो है, है और चौकीदार समाजवादी चोर भाषा में है, क्यों बोलने लगे हैं चौकीदार जयंत चोर चौधरी? है। जयंत और बहुत चौधरी जिम्मेदारी से क्यों चैनल पे समाजवादी बता रहा हूं भाषा में? मैं, हमारे देश को कोई खतरा नहीं है क्यों किसी की समाजवादी हैसियत नहीं की है कि भाषा हमारे बोल देश रहे को हैं? आग दिखा सके। जयंत चौधरी क्यों समाजवादियों की भारतीय बुराई की भाषा में बात कर रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा है। जयंत चौधरी क्यों ईंट उखाड़ने की बात कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिएगा, और लोग बोलेंगे, मैम सबको बोलेंगे। एक बात बताइए, ये कौन सी भाषा है कि ईंट उखाड़ लेंगे? क्या कर लोगे? ब्रजेश जी, मैंने क्या कर लोगे? किसान एक का सेकंड, पेमेंट देने के लिए इनके पास अच्छा पैसे एक नहीं सेकंड है। सुनो, अगर 5 स्टार सत्ता में, ऑफिस एक बनाने सेकंड के लिए सुनो, पैसे हैं इनके पास। रोहित जी। अगर सत्ता में आ गए तो क्या कर लोगे? सर इनका ईंट भ्रष्टाचार उखाड़ने उजागर भारतीय करेंगे, जनता पार्टी इनका का क्या कर भ्रष्टाचार लोगे उजागर भाई? करेंगे। क्या ये कर जो लोगे? राम नाम का चोला पहन के बैठे हैं और बताते हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ओके, इनका ओपी भ्रष्टाचार यादव, उजागर ओपी यादव। करेंगे। कोर्ट ने कहा है 72,000 भ्रष्टाचार का नहीं किए हैं। मुद्दा सुप्रीम जनता कोर्ट एक्सेप्ट ने कहा करेगी या नहीं करेगी, या फिर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान बालाकोट चलेगा? क्या चलेगा? 72,000 चलेगा या पाकिस्तान चलेगा? देखिए जब नोटबंदी करके रोहित इन्होंने प्लीज, ओपी यादव की बारी है। देखिए Yes. 72,000 का जो मुद्दा है
उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत का गेम चेंजर साबित होगा। इसका कोई दूसरा अल्टरनेट अभी नहीं आया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश में, जो मैंने शुरुआत में कहा सर, जवानी, पानी, किसानी, जीएसटी, नोटबंदी, हर सेक्टर में अलग अलग मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में अलग अलग मुद्दे हैं। और चूंकि जो मैंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है और जातीय गोलबंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति एक सच्चाई है, सियासत में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, असीम वकार, आप तो सिन्हा जी खुलेआम टीवी चैनल पर कमल 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 कर रहे हैं, अब क्या बचा है? मैंने जब ये पूछा कि बीजेपी टिकट क्यों नहीं दे रही, तो करने का मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ। नहीं, अभी उन्होंने कहा कमल कमल कमल, वोट मांगा, कमल कमल कर रहे हैं सर, वोट मांगा सिन्हा जी ने। जस्ट वेट। हाँ, इस समय तो खुल करके हम देश हित में कमल के साथ हैं। भाजपा सरकार में जाएगी तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। खुल के कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार में जाएगी तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसी दुकान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। रोहित, आप भी जयंत चौधरी की तरह आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। नोटबंदी के आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी भाजपा की ओके, सरकार असीम में। वकार कंप्लीट करो भाई, आप जयंत असीम चौधरी वकार की तरह कंप्लीट गुंडई की भाषा करो, मत असीम बोलिए। वकार कंप्लीट करिए। सर ये लोग कोई देशभक्त नहीं है। अगर ये देशभक्त होते तो देश के लिए हाँ, इन्होंने आप ही कुछ देशभक्त किया है। होता। जो लोग आज़ादी से पहले देश के विरोध में खड़े थे, जो आज़ादी से आप पहले देशभक्ति देश के तो- दुश्मन थे, वो आज़ादी के बाद असीम देश वकार के के पिताजी ने दोस्त बता नहीं हो दिया सकते, देश हित में काम नहीं कर सकते। ये आज़ादी से पहले भी देशद्रोही थे, आज़ादी के बाद भी देशद्रोही अरे हैं। अपने- इनका अपने कोई लफ्ज़ मुकाबला नहीं, लेकिन नहीं। सिन्हा जी ये तो सबसे कमल बड़े कमल देशद्रोही कमल कर हैं। रहे हैं आज। और इन मुझे पर लगता मुकदमे है लगना चाहिए जैसी देशद्रोह इन्हीं की के। प्रेरणा से वो जो वीडियो आया है, मुझे लगता है इनकी प्रेरणा स्रोत है। भारत बचाना है तो कमल। हो गया, थैंक यू, भारत थैंक यू। बचाना है तो अच्छा, 10 द्वितीय को सेकंड। लाना केवल है। एक 10 छोटी सेकंड, बात है कि 10 सेकंड। अखिलेश मुझे जी भी 10 इस सेकंड चुनाव दीजिए। में प्रचार क्यों नहीं कर मायावती रहे? जी से सीख लिए हैं। क्यों नहीं कर रहे हो टिकट प्रचार? मैनेजमेंट, टिकट हाँ? मैनेजमेंट कर लो अखिलेश जी प्रचार। ये थोड़ा सा तो मायावती कर ने लो। सीख लिया एक है, सेकंड, अखिलेश जी एक से सेकंड। मायावती ने सीख लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस रिप्लाई, में। एक सेकंड में और जयंत जवाब दे रही चौधरी हूँ। सपा से सीख लिया है गुंडई की ओके, भाषा हाँ, बोलना। रिप्लाई। सपा बसपा और आरएलडी को गुंडा गुंडा कहते हैं। ये डाकुओं की पार्टी है। 1991 में जसवंत नगर से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अगेंस्ट इन्होंने कुख्यात, उस वक्त के कुख्यात डाकू डाकुओं की तहसीलदार पार्टी से सपा है। कॉन्फ्लिक्ट डाकुओं किया की था। पार्टी इनकी सपा है। प्रत्याशी, थैंक यू, इनकी थैंक यू, प्रत्याशी थैंक यू, अपने थैंक आप यू, को थैंक यू। गुंडा कहती है। सपा है। स्वामी प्रसाद थैंक यू, मौर्य की थैंक यू, बेटी थैंक यू। अपने आप को गुंडा देखिए, कहती बंद है। हो गया। जनता के लिए वास्तविक मुद्दे उनके अपने समस्याएं हैं। जन सरोकार के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलना, आपकी ज़िंदगी बेहतर होना, आपकी ज़िंदगी आसान होना, आपके बच्चों को रोजगार मिलना और आने वाली नस्लों को एक अच्छा हिंदुस्तान मिलना। ये आपके लिए मुद्दा होना चाहिए, ना कि आप भावनात्मक मुद्दों के आधार पर वोट करें। चुनावी सामान हिंदू और मुसलमान नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।